साथियों नमस्कार। आरपीसी फर्स्ट ग्रेड की काउंसलिंग 2023 पर हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। फर्स्ट ग्रेड का जो परिणाम है वो जारी हो रहा है। 2 विषयों के परिणाम आ चुके हैं। शेष विषयों के परिणाम इसी माह के अंत तक आ जाएंगे। जब तक परिणाम आ जाए और काउंसलिंग का दौर शुरू हो जाए उससे पहले हमें तैयारी कर लेनी चाहिए अपने सभी डॉक्यूमेंट्स रेडी करने की। तो आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि वर्तमान में एक अभ्यर्थी के सामने कौन कौन सी मुश्किलें सामने आ रही हैं, किन दुविधाओं में घिरा हुआ है इस काउंसलिंग या डीवी को लेकर के, और फॉर्म में त्रुटियां रहना और अन्य जो डिग्री है, प्रोविजनल सर्टिफिकेट है या अंक तालिकाएं हैं, उन सभी से संबंधित जो उनके प्रश्न हैं, जाति प्रमाण पत्र हो, मूल निवास प्रमाण पत्र हो या विवाह प्रमाण पत्र हो या फिर विभिन्न प्रकार के स्टाम्प जो आरपीसी ले रही है, उन सभी के बारे में एक अभ्यर्थी के मन में बड़ी दुविधाएं हैं। उन दुविधाओं को दूर करने के लिए इस वीडियो का निर्माण किया गया है। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि क्या आप योग्य हैं। यदि आप 2 गुना की इस सूची के अंदर शामिल हैं तो सबसे पहले आप अपनी योग्यता को जांचें। जिस दिन आपकी परीक्षा यानी कि फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम हुआ था, क्या उस तारीख को आपकी योग्यता यानी कि चाहे बीएड चल रही थी या फिर एमए चल रही थी, उस तारीख तक आपका परिणाम आ चुका था? तो ये सारी जो योग्यताएं हैं एक फर्स्ट ग्रेड के कैंडिडेट में होनी चाहिए थी। क्या आप उन योग्यताओं पर खरे उतरते हैं? तो सबसे पहले आप अपने आप को जांचें कि क्या आप इस फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी में पास होने के बाद में अपने आप को योग्य मानते हैं। हाँ, यदि आप अपने आप को योग्य मानते हैं तो आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए, सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे कर लीजिए। जिन डॉक्यूमेंट्स की कमी है उनका निर्माण करना, उनको बनाना शुरू कर दीजिए। इसके अलावा फॉर्म भरते समय क्या आपके आवेदन में कुछ गलत भरा गया है? हो सकता है फॉर्म आपने खुद अपने मोबाइल से भरा हो सकता है आपका जो फॉर्म है वो ई मित्र पर भरा गया हो, लेकिन भरते समय जल्दबाजी में या अन्य कारणों से आपने कुछ गलत भर दिया है और बाद में जब संशोधन का मौका मिला था तब भी आप चूक गए हैं। तो क्या इस कंडीशन में अब क्या होगा? फॉर्म में यदि आपकी कोई बड़ी मिस्टेक नहीं है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जो कमेंट बॉक्स में प्रश्न आया था कि उसके प्रतिशत भरने में गड़बड़ हो गई है, तो इससे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ना है। किसी के नाम की स्पेलिंग में थोड़ी बहुत मिस्टेक हो गई है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है, या फिर कोई अन्य मिस्टेक रह गई थी फॉर्म में और आप सुधार नहीं पाए थे तो उससे कोई मोटा फर्क नहीं पड़ना है। तो इसलिए आपको इस सिचुएशन में घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप यदि 2 गुना की सूची में हैं तो फिर आप अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करना शुरू कर दीजिए। अब मन में प्रश्न उठता है कि जब हमारा परिणाम आ जाएगा उसके बाद में डीवी होगी, तो डीवी कब तक होने की संभावना है? तो सबसे पहले आपके दिमाग में जो ये प्रश्न उठ रहा है उसका उत्तर यही है कि जब आरपीएससी सारे परिणाम जारी कर देगी उसके बाद में लगभग 1 महीने के अंदर अंदर वह डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कार्यक्रम भी जारी कर देगी। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है लगभग महीना भर चलेगा, हो सकता है दिन ऊपर नीचे हो, लगभग 1 महीने के आसपास डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो कार्यक्रम है वो चलेगा।
इस दौरान आपको अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और उनके दो दो सेट आपको रेडी रखने हैं। तो आप मान के चलिए अप्रैल महीने के अंत तक सभी रिजल्ट आ जाएंगे और मई अंत तक आरपीएससी है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का शेड्यूल भी जारी कर सकता है और फिर आपका जून के महीने में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना संभावित है। अब डॉक्यूमेंट्स में हमें क्या क्या रेडी रखने हैं उन पर भी बात करते हैं। सबसे पहले आपको अपने नवीनतम फोटो, संख्या में 8 हैं, वो आपको तैयार रखने हैं। इसके अलावा आपको 50 रुपये का पोस्टल ऑर्डर, जो कि आरपीएससी को देय होगा और देय स्थान अजमेर है, 50 रुपये का पोस्टल ऑर्डर रखना है, आपको खरीदना है। और पोस्टल ऑर्डर में एक दुविधा यह बनती है कि कई पोस्ट ऑफिसेज में 50 रुपये का सिंगल पोस्टल ऑर्डर नहीं होता है। तो इस स्थिति में हमें घबराना नहीं है, हमें 50 रुपये मूल्य के पोस्टल ऑर्डर खरीदने हैं, चाहे 10-10 के 5 खरीदने पड़े, चाहे 5-5 रुपये के 10 खरीदने पड़े, चाहे आपको 20 का मिल जाए, चाहे 50 का मिल जाए। टोटल अमाउंट है वो आपकी 50 रुपये होनी चाहिए। इसके अलावा आपको अपनी 10वीं कक्षा की अंक तालिका यानी कि मार्कशीट तैयार रखनी है और 10वीं कक्षा का ही सर्टिफिकेट यानी कि प्रमाण पत्र वो भी आपको तैयार रखना है। कई मामलों में सर्टिफिकेट और मार्कशीट एक ही साथ आती है और कई अभ्यर्थियों के जो अंक तालिका और प्रमाण पत्र है वो अलग अलग है। तो इन दोनों बातों का ध्यान रखना है। यदि साथ है कोई दिक्कत नहीं, अलग अलग है तो फिर आपको अलग अलग फोटोकॉपी करा के रखनी चाहिए। अब और डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं तो कक्षा 12 की आती है बारी, और कक्षा 12 की अंक तालिका और साथ ही कक्षा 12 का सर्टिफिकेट यदि अलग अलग है तो जांच कर लें, और यदि अलग नहीं है, कंबाइंड है, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा जब आपने ग्रेजुएशन किया है, चाहे आपने बीए किया है, बीएससी या बीकॉम किया हो, उन तीनों वर्षों की तीनों अंक तालिकाएं आपके पास में होनी चाहिए। और चाहे बीए, बीएससी या बीकॉम जो भी आपने कोर्स किया है उसकी डिग्री आपके पास में होनी चाहिए। तो एक प्रश्न यह भी आया था कि क्या बीए, बीएड या एमए की कोई डिग्री है वो प्रोविजनल है कैंडिडेट के पास में तो चलेगी? तो डिग्री है वो प्रोविजनल यदि आपके पास में 6 महीने से अधिक पुरानी नहीं है तब तो चलेगी, लेकिन आप ध्यान रखिए कि आपके पास है वो ओरिजिनल डिग्री है, मेन डिग्री है, वो आपके पास होनी चाहिए। और यदि कोई कंडीशन है तो आप प्रोविजनल डिग्री है वो 6 महीने से अधिक पुरानी अपने पास ना रखें, यानी कि 6 महीने से ज़्यादा पुरानी प्रोविजनल डिग्री नहीं चलेगी। इसके बाद में बारी आती है बीएड की जो मार्कशीट है, चाहे आपके पास में 1 वर्षीय कोर्स किया हुआ हो या 2 वर्ष का कोर्स किया हुआ हो, तो उसके अकॉर्डिंग आपको मार्कशीट तैयार रखनी है और बीएड की डिग्री भी आपको ओरिजिनल रखनी है। प्रोविजनल की कंडीशन है, यानी कि प्रोविजनल डिग्री की वैलिडिटी 6 मंथ है। तो यदि 6 महीने से ज़्यादा पुरानी नहीं है, जिस दिन आप डीवी के लिए जाएंगे उस तारीख को 6 महीने से अधिक नहीं होने चाहिए, और 6 महीने से अधिक है तो फिर आप कोशिश कीजिए अपनी यूनिवर्सिटी से वहाँ से डिग्री ले आइए। इसके बाद में एमए, एमएससी या एमकॉम, पीजी में चाहे आपने कुछ भी किया हो, 2 वर्ष का ये कोर्स था और दोनों वर्षों की आपको अंक तालिकाएं तैयार रखनी है। साथ ही पीजी की जो डिग्री है वो भी आपके पास में ओरिजिनल होनी चाहिए,
और प्रोविजनल की कंडीशन आपको बताई हुई है, 6 महीने से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए जिस दिन आप डीवी को जाएंगे उस दिन से। अब और डॉक्यूमेंट्स भी चाहिए हमें, ये थे शैक्षणिक डॉक्यूमेंट। इसके अलावा हमें हमारा मूल निवास प्रमाण पत्र चाहिए। मूल निवास प्रमाण पत्र है वो जीवन में एक ही बार बनता है। कई अभ्यर्थियों के मूल निवास प्रमाण पत्र है वो आज से कई 15-15, 20-20 साल पहले बने हुए हैं और कईयों के नए बने हुए हैं। लेकिन आप कोशिश कीजिए आपके पास में डिजिटल साइन वाला मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। यदि आपके पास में डिजिटल मूल निवास प्रमाण पत्र नहीं है तो आप नया बनवा लीजिए। इसके अलावा जाति प्रमाण पत्र भी चाहिए। इसकी अलग अलग शर्तें हैं, ईडब्ल्यूएस की अलग शर्तें हैं और सबके लिए कॉमन शर्त यह है कि जाति प्रमाण पत्र जो आपका है आवेदन करते समय जो आपने बनवाया था वो आपके पास में होना चाहिए और साथ में ही आपके पास में अभी वर्तमान में भी एक नया जाति प्रमाण पत्र आपकी वैलिडिटी के अनुरूप होना चाहिए। यदि आपने नहीं बनाया है तो आप आज ही आवेदन कर दीजिए और अपना जाति प्रमाण पत्र नया बनवाइए। इसके अलावा विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र की भी आवश्यकता पड़ती है। जिन अभ्यर्थियों का विवाह हो चुका है वे जिस स्थान पर उनका विवाह संपन्न हुआ था वहां के रजिस्ट्रार या पंजीयक से, विवाह पंजीयक जो होता है उससे प्रमाण पत्र प्राप्त करें। और जो अभ्यर्थी अविवाहित है उनको 50 रुपए के स्टाम्प पर लिख कर देना है कि एक अविवाहित होने के नाते मैं जब भी विवाह करूंगा तो उसमें दहेज नहीं लूंगा, यह बात उसमें अवश्य लिखवाएं। इसके अलावा और जो लैंग्वेज इसमें डालनी होगी वो जो वेंडर होगा, स्टाम्प विक्रेता या टाइपिस्ट है, वो आपको इसमें शर्तें डाल देगा। इसके अलावा यदि आप विवाहित हैं तो आपको संतान प्रमाण पत्र भी लगवाना। संतान प्रमाण के रूप में आपको एक 50 रुपए का स्टाम्प लगाना पड़ेगा। उस स्टाम्प में आपको लिखना पड़ेगा कि मेरे ये पुत्र और पुत्री हैं, इनकी जन्म तिथि यह है और इन 2 संतानों के अलावा मैं तीसरी संतान उत्पन्न करने की इच्छा मेरी नहीं है या मैं नहीं करना चाहता हूं, 2 संतान ही रखूंगा, ऐसा आपको स्टाम्प पर लिख करके देना है। इससे संबंधित भी आपको जो लैंग्वेज है वो आपको जो टाइपिस्ट है उसके पास मिल जाएगी। इसके अलावा आपके पास में यदि आपने कंप्यूटर कोर्स कर रखा है तो RSCIT की जो सर्टिफिकेट या जो अंक तालिका आपके पास में है वह, यदि आप नेट JRF है तो उसका सर्टिफिकेट, PhD होल्डर है तो उसकी डिग्री, MAd है तो MAd की मार्कशीट और डिग्री, MPhil की मार्कशीट और डिग्री। इसके अलावा और भी आप यदि कोई योग्यता रखते हैं तो आप अभी साथ ही जुड़वाएं, क्योंकि बाद में जुड़वाते समय बहुत सारी दुविधाओं का सामना करना पड़ता है अभ्यर्थी को। इसलिए जो योग्यताएं आपके पास में है आप अभी उसको शो कीजिए और अभी यदि आप शो करते हैं तो ऑटोमेटिक आपकी जो सारी योग्यताएं हैं वो जुड़ जाएंगी। इसके अलावा आपके पास में गेम्स का कोई सर्टिफिकेट है राष्ट्रीय स्तर का, राज्य स्तर का, तो आप उसे भी लगाएं। यदि आप दिव्यांग जन हैं तो दिव्यांग जन का जो प्रमाण पत्र है वह भी आप अटैच करें। यदि आप भूतपूर्व सैनिक हैं और इस कोटे में आपका चयन हुआ है तो आप भूतपूर्व सैनिक का प्रमाण पत्र संलग्न करें। यदि आप NCC सर्टिफिकेट होल्डर है तो आप
इसके भी प्रमाण पत्र लगाएं। और इसके अलावा किन्हीं 2 गजेटेड ऑफिसर से अपने चरित्र प्रमाण पत्र भी बनाकर तैयार रखें। तो ये थी डॉक्यूमेंट्स की विस्तृत जानकारी। अब उन अभ्यर्थियों के लिए जो अभ्यर्थी गवर्नमेंट जॉब वाले हैं, यानी कि सरकारी नौकरी करते हैं, तो उनको एक सेवारत प्रमाण पत्र अपने नियुक्त अधिकारी से और एक अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी कि एनओसी भी अपने नियुक्त अधिकारी से प्राप्त कर लेनी है। वो भी आपको डीवी के समय जमा करवानी है। इसके अलावा बहुत सारे अभ्यर्थियों में एक कॉमन समस्या यह होती है कि उनके नाम में 10वीं क्लास के या 12वीं क्लास के या ग्रेजुएशन में इन सभी मार्कशीटों में कहीं ना कहीं कोई स्पेलिंग में मिस्टेक है। खुद के नाम में, पिता के नाम में या माता के नाम में, तो फिर उसे एक 50 रुपये का स्टाम्प लिख करके लिख देना चाहिए कि अमुक नाम है, वो स्पेलिंग है, वो उस समय गलत दर्ज की गई थी, लेकिन यह अंक तालिका मेरी ही है और इससे संबंधित जो मैं शपथ लेता हूं कि जो ये जानकारी दे रहा हूं वो मैं सही दे रहा हूं। इस तरह का जो हवाला दे करके एक 50 रुपये के स्टाम्प पर तैयार करना है और जो भी मिस्टेक है आपको उसमें शो कर देनी है। इससे यह स्पष्ट होता है कि जो भी गलती हुई है वह भूलवश हो गई है, लेकिन ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके ही है। आप सबने बड़े धैर्य से इस वीडियो को सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर भी यदि आपके मन में कोई काउंसलिंग से संबंधित समस्या है और आप उसकी जानकारी चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि समय पर आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। धन्यवाद। जय हिंद।